नमस्कार छात्र छात्राओं। आज हम राजस्थान में सिंचाई पर थोड़ी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि राजस्थान में सिंचाई की क्या स्थिति है। पहली बात जो पहले भी मैंने आपको बताई थी, दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो कम वर्षा प्राप्त करता है। जैसे हम जानते हैं कि अरावली राजस्थान की 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के साथ गुजरती है और अरावली के जो पूर्व का क्षेत्र है वो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र है। मध्य राजस्थान का जो क्षेत्र है 35 से 50 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र है और पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है वो 10 से 15 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र है। ऐसे समय में लगभग पूरा ही राजस्थान जो है वो बहुत अधिक वर्षा प्राप्त नहीं करता है। तो राजस्थान की जो वर्षा है वो मूल रूप से वर्षा काल में ही यानी जुलाई से सितंबर के बीच की ही हो पाती है और बचे हुए जो 8 महीने साल के वो लगभग शुष्क ही गुजरते हैं। मावठ भी बहुत कम मात्रा में उत्तरी राजस्थान में ही अपनी वर्षा प्रदान करता है, जिसकी भी कोई विशेष डिपेंडेंसी नहीं है या हम उस पर आश्रित होकर अपनी खेती नहीं कर सकते। अगर आपको रबी की फसल उगानी है तो पूर्ण रूप से वर्षा पर आश्रित होना नहीं रह पाते आपको सिंचाई पर ही आश्रित होना पड़ता है। और अगर आप खरीफ की फसल ले रहे हैं तब भी आपको कुछ मात्रा में सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में हम सिर्फ उन फसलों को उगा पाते हैं जो कम पानी चाहती है या वही फसलें उगा पाते हैं जहाँ पर सिंचाई की उपलब्धता हो। 260 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल राजस्थान का, जो कि काफी ज्यादा है। सिंचाई फसली क्षेत्रफल है 260 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल, परंतु उसमें से सिर्फ 107 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल ही ऐसा है जो सिंचित है, यानी सकल सिंचित क्षेत्रफल जो है वो 41% है राजस्थान की कुल कृषि भूमि का, जो कि कम है। अब ये जो 41% जो सकल सिंचित क्षेत्र है जिसके अंदर सिंचाई उपलब्ध हो रही है, उसका जो अधिकतर जो भाग है 60% जो उसका भाग है वो अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, पाली, उदयपुर और राजसमंद में है। और इसमें बहुत ज्यादा भाग वह है जो कि भूमिगत जल पर निर्भर कर रहा है और भूमिगत जल से ही अपना काम कर रहा है। और आप जानते हैं कि भरतपुर, जयपुर, दौसा ये वो जगह है जिसको डार्क जोन घोषित कर दिया गया है, यानी वहां पर अंडरग्राउंड वाटर लगभग समाप्ति की ओर पहुंच चुका है। अब ऐसी स्थिति में जब सिंचाई के दूसरे और साधन उपलब्ध नहीं है और अंडरग्राउंड वाटर भी समाप्ति की ओर जा रहा है, उस समय बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि हम सिंचाई खेती किस प्रकार करें और किस प्रकार हम अपना खेती का कार्य पूर्ण करें। अब हमारे पास जो उपलब्ध वाही जल संसाधन है, यानी जो धरातलीय जल हमारे पास उपलब्ध है, उसमें प्रमुख जो है वो बड़ी नदियों में चंबल घाटी, बनास की घाटी, माही, बाणगंगा घाटी, साबरमती, पश्चिमी बनास, सुकली और लूणी घाटी प्रमुख है। इसके अलावा पूर्व में गंभीरी घाटी भी आपकी जो जल क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये सब वो नदियां हैं जो वर्षा काल में पर्याप्त जल रखती हैं और वर्षा काल में इनके आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता इन्हीं के द्वारा पूर्ण की जाती है। परंतु शुष्क काल में, शीतकाल में इनमें वर्षा लगभग जल की समाप्ति हो जाती है और ऐसी स्थिति में इसके आसपास का क्षेत्रफल सिंचाई के लिए दूसरे साधनों पर निर्भर रखना पड़ता है। हालांकि बांध परियोजनाओं द्वारा सारे साल पानी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। अब जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इरिगेशन इंटेंसिटी की, तो जो इंटेंसिटी है वो 14 जो सकल क्षितिज क्षेत्र है वो 14.34 और 12.07% जो क्षेत्रफल है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। और उसके अंदर 107 लाख हेक्टेयर जो हमने बात की है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है, उसमें से 72 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल नलकूपों और कृषि कुओं के द्वारा सिंचित है। यानी 107 में से 72 लगभग 70% जो क्षेत्रफल है वो आपका नलकूपों और कुओं के द्वारा सिंचाई ले रहा है। और अब वही मैंने अभी आपसे जो चर्चा की कि जो अंडरग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है उसका कारण यही है, क्योंकि हम अधिकतर जो सिंचाई पर निर्भर रखते हैं वो किस पर निर्भर हो रहे हैं, हम अंडरग्राउंड वाटर पर ही निर्भर हो रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में तालाबों का जो योगदान है लगभग 1%, जो बहुत कम है। जो तालाब, जो हमारे पारंपरिक जो तालाब है उनका सिंचाई में योगदान मात्र 1% का है। तो ऐसी स्थिति में आपका निर्भरता बहुत ज्यादा दूसरे साधनों पर नहीं है। धीरे धीरे हमने क्षेत्रफल को बढ़ाया है। 51 में हमारा सिर्फ 17% था, आज हमारा 64% क्षेत्रफल सिंचित है। परंतु जो साधन है हमारे पास वो मूल रूप से नलकूप,
कुएं, तालाब और नहरें ही हैं और उनमें भी हमारी जो ज़्यादा निर्भरता है वो कुएं और नलकूप के ऊपर ही है। क्योंकि कुएं और नलकूप का अगर हम देखें तो 32.17 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है वो इनके द्वारा सॉरी 72.15% जो क्षेत्रफल है, सॉरी लाख क्षेत्रफल 72.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है वो नलकूप और कुएं द्वारा, 32% नहरों द्वारा, 1% तालाब द्वारा और लगभग 2% दूसरे अन्य साधनों के द्वारा सिंचाई किया जा रहा है। तो अब आपकी जो पूर्ण रूप से निर्भरता है वो कुएं और नलकूपों पर है और अब सेकेंडरी जो निर्भरता बढ़ती जा रही है वो नहरों पर है। अब नहरों में भी एक प्रमुख जो नहर हमारे सामने आई थी वो नहर हमारे पास इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। हालांकि और भी कुछ परियोजनाएं बनी है परंतु बड़े पैमाने पर साल भर जो जल उपलब्ध करा पा रही है नहर, क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान में बारिश सिर्फ 4 महीनों में ही होती है और जो तालाब है, जो भी बांध बनाते हैं उनको साल भर आवश्यकता पूरी करनी पड़ती है। अब माही बैराज है, माही का जो है राणा प्रताप सागर बांध है, कोटा बैराज है, ये कुछ बड़े-बड़े बांध बने हैं जिनसे सिंचाई हो रही है, परंतु उनका क्षेत्रफल अगर हम राजस्थान का क्षेत्रफल देखें, आप जानते हैं कि राजस्थान भारत का सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो इनका जो क्षेत्रफल हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा, वर्षा काल के अंदर तो यहाँ पानी पर्याप्त रहता है परंतु वर्षा काल के बाद पानी की आवश्यकता के अनुरूप कम होता चला जाता है और यहाँ दूसरे साधनों पर निर्भरता बढ़ानी पड़ जाती है। दूसरी स्थिति जो आप देखते हैं कि कुएं और नलकूप से जो भूमिगत जल का जो मैंने अभी डाक जोन की बात की वो तो समस्या आ ही जा रही है, बड़े पैमाने पर डाक जोन राजस्थान बनता चला जा रहा है। और दूसरा, एक अंडरग्राउंड वाटर के साथ जो खारे तत्व हैं, जो मिनरल्स हैं, जो सेडिमेंट्स हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे आते हैं क्योंकि राजस्थान में कई जगहों पर मीठा पानी नहीं है, भूमिगत जल के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है, बहुत ज़्यादा दूसरी अशुद्धियाँ हैं और ऐसी स्थिति में वो सारी अशुद्धियाँ और वो सारे मिनरल्स खेती की भूमि पर आ जाते हैं और उससे भविष्य में नुकसान होता है। साथ ही स्प्रिंकल एग्रीकल्चर और ड्रिप एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा इसमें इरिगेशन को नहीं बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से भी एक बड़ी परेशानी ये आती है कि पूरे क्षेत्रफल पर पानी नहीं फैल पाता खेत के और खेत के उन्हीं जगहों पर पानी फैलता है और उन्हीं जगहों पर पानी अधिक हो जाने की वजह से यहाँ पर खारेपन की और वाटर ड्रैगिंग की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर आने लग जाती है। वर्षा काल से जैसे जैसे समय दूर चला जाता है, जमीन में पानी की कमी हो जाती है और पानी का निकाल पाना संभव नहीं होता है। पानी निकालने के बाद उसका अवैज्ञानिक तरीके से विदोहन जो हो रहा है, अवैज्ञानिक तरीके से उसका जो खेतों में वितरण किया जा रहा है, वो भी एक समस्या है। और जो संसाधनों की कमी, राजस्थान एक जो खेती है वो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है, तो किसान भी इरिगेशन सोर्सेज पर या इरिगेशन की वैज्ञानिकरण पर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में जो पाणत होती है जिससे हम पिलाई करते हैं, उस पिलाई में काफ़ी सारा पानी वेस्टेज हो जाता है और बहुत ज़्यादा वाटर ड्रैगिंग की समस्या आने लगती है, जिससे रेह भूमि की समस्या भी बढ़ती चली जाती है। पश्चिमी राजस्थान जो इंदिरा गांधी कनाल की वजह से बड़े पैमाने पर पानी प्राप्त कर रहा है, वहाँ पर भी वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक तरह से बहुत ज़्यादा पानी किसी एक कोने में इकट्ठा हो जाना, क्योंकि ढलुआ भूमि है तो ढलुआ भूमि का सही रूप से ढाल होना और उसमें पानी का सही रूप से वितरण होना बड़ा ही मुश्किल काम है और ऐसी सारी समस्याओं की वजह से इरिगेशन राजस्थान में थोड़ा सा जटिल है। तो ये थोड़ी हमने चर्चा की राजस्थान इरिगेशन के बारे में। अगली जो कक्षा है उसके अंदर हम इंदिरा गांधी कैनाल, स्पेसिफिकली इंदिरा गांधी कैनाल पर थोड़ी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इंदिरा गांधी कैनाल ने किस तरह से पश्चिमी राजस्थान की सूरत बदली है और उस मरुभूमि को किस प्रकार हरे भरे और लहलहाते खेतों में परिवर्तित कर दिया है। और राजस्थान के अब जो व्यापारिक फसलों उत्पादन के अंदर पूर्वी राजस्थान से ज़्यादा पश्चिमी राजस्थान का नाम ऊपर होता जा रहा है क्योंकि वहाँ जोत का आकार बड़ा है, वहाँ पर जो मिट्टी है वो अच्छी है और मौसम भी खुला बना रहता है जिसकी वजह से खेती की अपार संभावना है और वो बढ़ती ही चली जा रही है।